हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश वर्ग का पार्ट ए है, ठीक है ना। पार्ट ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पार्ट ए जितना भी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कुछ अच्छे से करते जाइएगा। तो वही आज का हमारा 2 मार्च 2023, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 2023 के पार्ट ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेगुलर 30 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 2 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जिन जिन लोगों ने 1 मार्च का पार्ट ए और पार्ट 2 नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिए। अगर आप ये रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस करते चलेंगे ना, और आपको ज़्यादा अलग से कुछ मेहनत करनी, 30 मार्क्स की हैं, ओनली 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ये रेगुलर आप ये चीज़ें देखिए। और ये सारे के सारे हम लोग PYQs करेंगे। सारे PYQs के बाद आपको बस टॉपिक समझ आ जाएंगे, उस टॉपिक को एक बार कवर कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश। आपको पता है कि सबसे स्टार्टिंग में इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसमें से आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम्स। आपको पता है कि इंग्लिश में अभी तक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सेम ग्रुप वाले वर्ड्स ही हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा है। तो देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द दिया हुआ है स्केयर, ठीक है ना। क्या है ये? स्केयर। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है डरना, भय या फिर घबराहट हो सकता है। तो इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है, यानी कि क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो स्केयर जो है यहाँ पे डरना हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? प्लेंटीफुल। क्या होगा? प्लेंटीफुल, यानी कि फुल हो गया, भरपूर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का मतलब ये हो गया। स्केयर यहाँ पे आप कह सकते हैं डर या फिर घबराहट या फिर ज़्यादा, ठीक है ना, यानी कम। यहाँ पे प्लेंटीफुल। तो इसका जो है, इसका एग्जैक्ट आंसर दिया है ESP ने अपने अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। इसलिए आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मतलब जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, लूसेंट की किताब लीजिए, सारे रट डालिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। स्केयर मतलब डर और प्लेंटीफुल मतलब कि बिना डर का या भरपूर, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे शांत हो जाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ फिर से आ गया आपका क्या? ये वन वर्ड, ठीक है ना। वन वर्ड यानी कि वन ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि आपको पता है लगातार 4 क्वेश्चन इसी के रहने वाले हैं, ठीक है। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बिगनिंग, ठीक है। लिव्स बाय बिगनिंग जो है ये बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्थायी घर, ठीक है ना, स्थायी घर या नियमित काम ना हो, और जो जगह जगह घूमकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। मतलब कोई उसका एक घर ना हो, ठीक है ना, प्रॉपर जहाँ वो रह सके, वो इधर उधर घूम करके भीख मांगता। तो इसको क्या कहेंगे? इसके सेंटेंस का एक एग्जैक्ट वन वर्ड में क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या बोलेंगे? वैग्रेंट, ठीक है, वैग्रेंट। इसका मतलब होता है आवारा कह सकते हैं, या बेघर कह सकते हैं, ठीक है। या जिनके पास घर नहीं होते, वो इधर उधर घूमते हैं, भीख मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्या कहलाएगा? वैग्रेंट। इसका मतलब आवारा या फिर बेघर आदमी, बेघर व्यक्ति जिसका घर ना हो। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है। क्या बोल रहा है? पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे 2
पक्षों द्वारा किसी विवाद को सुलझाने के लिए नियुक्त किया जाता हो। मतलब 2 पार्टीज है और वो 2 पार्टीज को दिया जाता है कि आप विवाद को सुलझाओ, ठीक है। तो इसका एक सेंस बनता क्या है, एक सेंस का मतलब हो जाएगा आपका इसका आंसर आर्बिट्रेटर। क्या कहेंगे ऐसे, हाँ, इसको आर्बिट्रेटर, ठीक है। पूर्वावलोकन करना, या फिर ये लोग जो कोई भी केस दिया गया है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड। सेम देखिए, हम लोग 1 तारीख से क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। मतलब जो टॉपिक शुरुआत कर देगा 3-4 दिन वही टॉपिक पूछेगा, ठीक है ना। तो द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट। इसका मतलब इससे आप कह सकते हैं कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, पास्ट के बारे में। देखिए, तो यहाँ पास कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड को आपको चुनना है जो लुकिंग बैक ऑन पास्ट, आपके पुराने टाइम के बारे में बताए, ठीक है। तो इस इट मीन सिंस इसका आंसर हो जाएगा रिस्टोस्पेक्शन। क्या हो जाएगा, रिस्पेक्शन, ठीक है। यानी अतीत की ओर दृष्टि डालना, जो हमारे पास्ट के बारे में बताए, रिस्टोस्पेक्शन। तो ये अतीत की ओर दृष्टि डालना या हमारा पिछली बातों को करना, ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो समझ में आया। ऊपर वाला भी हमने आपको बताया, ऊपर वाला क्या बोल रहा था कि 2 पार्टीज है और वो 2 पार्टी जो है उनको दिया जाता है कि आप जो है किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करें, है ना। रिजॉल्व को डिस्प्यूट किया जाना, मतलब कि उसको सॉल्व करना। इसका क्या था, आर्बिट्रेटर या पूर्वावलोकन करना उस पर, या इसको बोल सकते हैं मेडिएटर या मध्यस्थ का व्यक्ति या विवाद सुलझाने वाला व्यक्ति, सबसे अच्छा वर्ड यूज़ किया जाएगा। आर्बिट्रेटर उसी को कहते हैं जो विवाद को सुलझाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज अ रिग्रेटेड एट्स स्क्योर्ड, ठीक है। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिग्रेटेड हैड स्केयर्ड। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना एक्चुअल में इट मीन्स इज की मिसयूज यानी गलती करना, रिग्रेटेड या वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी नियम कानून को तोड़ना, ठीक है। यानी यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब जिसको आवश्यक माना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा यानी कि कह रहा है कि अगर कोई भी वायलेंस मिसयूज करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्लेरेलेज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्क्रेलेज, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या, स्क्रेलेज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी हिंदी आ जाता है। हिंदी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी आप देखिए 1 वर्ड्स जितने भी थे लगातार क्वेश्चंस बने हैं। वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, वकील, वकील जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। वकील कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग क्या है, इसमें खबर, सौभाग्य, खुशी या खुशकिस्मती, पुल्लिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सौभाग्य, सौभाग्य वर्ड क्या है, पुल्लिंग है। देखिए कितना कंफ्यूजन वाला है, खुशकिस्मत, खबर, ठीक है ना। तो ये खुशकिस्मती, खुशी, खबर, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है, बट सौभाग्य क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। अल्प अल्प प्राण व्यंजन के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। यानी अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पे ग बताया गया है। ओके, यहाँ पे जब आप हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा सा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन ऐसे होंगे
कि जैसे आपको अगर व्यंजन जो ध्वनि के उच्चारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्प प्राण जिसमें थोड़ा सा वॉइस का इस्तेमाल होगा, और एक होगा आपका महाप्राण, जैसे ख, घ, झ, जैसे आपका ख हो गया, झ हो गया, और खा हो गया। तो इसमें थोड़ा ये तीनों जो है ना, ये महाप्राण में आ जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये क्या है, महाप्राण है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वॉइस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। इनका उच्चारण मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बट और भी छोटे छोटे वर्ड्स जैसे गा हो गया, क, च, ट, प, ये सब क्या है, ये अल्प प्राण वाले हैं। इनका उच्चारण थोड़ा सा वॉइस कम आपको लग रहा है, ठीक है। महीन उच्चारण वाले व्यंजन भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर करना है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द का चयन करना है, तो देखिए जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो वो क्या कहलाएगा, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। अन्न मन इसयक नहीं, अनमना नहीं, अकिंचन नहीं, अन्योनुपाय, ठीक है। अन्योनुपाय, जिसका कोई उपाय ना हो तो अन्योनुपाय, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। यहाँ पे सर्वनाम से क्वेश्चन, यानी आपको अच्छे सर्वनाम को भी कवर करना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पहले तो समझ लीजिए कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, मतलब जो किसी व्यक्ति, पुरुष हो स्त्री हो, उनके समूह के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु वह व्यक्ति बोलने वाला या सुनने वाला ना हो, बल्कि कोई तीसरा हो, तो उसको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब देखिए, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के समूह के लिए, मतलब एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, प्रॉपर वो स्त्री या फिर पुरुष के लिए ऐसे नहीं, और वह व्यक्ति बोलने या सुनने वाला ना हो, ठीक है। ना तो वो बोलने वाला होना चाहिए, ना तो सुनने वाला होना चाहिए, कोई तीसरा हो, तो उसको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग ढूंढते हैं कौन सा है। तुम क्या कर रहे हो, अब तुम है यानी सामने वाला, तो सामने वाला तो ये तो नहीं हो सकता। आपका क्या नाम है, बिल्कुल आपका यानी सामने वाले की बात हो रही तो ये भी नहीं हो सकता। मेरा घर, ये अपनी खुद की बात हो रही तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसने अन्य पुरुष में एग्जैक्टली बोला जाता है कि जो सुनने वाला बोलने वाला उसकी बात नहीं होती है, बल्कि जो तीसरा कोई होगा उसकी बात हो रही होगी। उन सभी को यहाँ लेकर, अब ये देखिए तीसरे लोगों की बात की गई है, ठीक है ना, तीसरे लोगों की बात की गई, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आई बात। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें ना तो अपनी बात हो, ना तो सामने वाले की बात हो जो सुन रहा है, बल्कि कोई जिनकी हम बातें कर रहे हैं जो सुन नहीं रहा हो, जिसकी बातें हो रही होती है, उसी को अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे उन सभी को लेकर के आओ। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अड़ा ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। अड़ा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। अड़ा ध्वनि का कौन सा स्थान माना जाता है, मूर्धन्य व्यंजन। अब ये सारे व्यंजनों को आप अच्छे से लूसेंट की किताब से पढ़िएगा। तालव्य दंत, मतलब कि इसमें जब आप वॉइस का इस्तेमाल करेंगे तो किस में जीभ का इस्तेमाल होगा, किस में आपकी जीभा का इस्तेमाल होगा, किसमें मुंह के ऊपरी तलवे का इस्तेमाल होता है, तो ये आपको कवर करना है, ठीक है ना। हिंदी के पहले चैप्टर वर्णमाला में ही ये दिया हुआ है। देन उसके बाद निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये सेंटेंस कौन सा वाक्य है वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। अब इसमें जो है ज्ञानवाचक वाक्य नहीं, संकेतवाचक है नहीं, विधिवाचक वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, तो ये जो है विधिवाचक वाक्य है, ठीक है। विधिवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें वह वाक्य जिसमें कोई कार्य करने का आदेश, निवेदन या सलाह दिया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए, या तो हम किसी को आदेश दे रहे हो, ठीक है, या तो हम किसी से अनुरोध कर रहे हो, ठीक है, किसी से अनुरोध कर रहे हो, या फिर किसी को सलाह दे रहे हो, ये सब नोट कर लीजिएगा।
किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, या तो हम किसी के बारे में बहुत डिटेलिंग में बता रहे हो, तो वो क्या है यहाँ पे जो है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना। ये हम बता रहे हैं ना, सलाह दे रहे कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये विधिवाचक सर्वनाम सॉरी वाक्य कहलाएगा। कौन सा? विधिवाचक जो है प्रकार। अब वाक्य आप अच्छे से देखिएगा, मिश्र वाक्य क्या है, ज्ञावाचक क्या है, संकेतवाचक क्या है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से जितेंद्रिय में कौन सा समास है? अब समास वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। द्वंद्व समाज आपको पता है, द्विगु समाज, अव्ययी भाव समाज, ये तीनों आप ये जितेंद्रिय में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि यह जो है बहुब्रीहि समास है। क्यों बहुब्रीहि? अब सब बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम सिर्फ बहुब्रीहि के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। बहुब्रीहि क्या है? मतलब बहुब्रीहि जो समास होता है वो क्या होता है, तो इसको समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बहुब्रीहि जिस समास में बने शब्द का अर्थ, मतलब जिस समास में बने शब्द का अर्थ उसके किसी भी पद से व्यक्त ना होकर बल्कि तीसरे अर्थ का बोध कराए, उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। मतलब जो भी शब्द है उसका एग्जैक्टली अर्थ ना होकर बल्कि कोई दूसरा अर्थ बताए, कोई तीसरा अर्थ का बोध कराए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास, यानी जो इसका अर्थ बहुब्रीहि, बहु मतलब ये बाहर यानी बाहर से समझ में आए, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बहुब्रीहि समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल, नीलकंठ जिसका कंठ नीला है जैसे शिव को बताया जाता है, चतुर्थभुज जिसके 4 भुजाएं हैं जैसे भगवान विष्णु को बताया जाता है, बहुजन जो बहुत से लोग वाले हैं उनको बताया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग जीएस वाले सेक्शन की तरफ। कौन सा सेक्शन? जीएस सेक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के थे और 8 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे। अब हम लोग चलते हैं जीएस की तरफ, जो 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जीएस सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत और बांग्लादेश यानी 4156 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो विश्व की डैश सबसे लंबी सीमा है। यानी हमारा जो भारत है और यहाँ पे आपको मिलेगा बांग्लादेश, ठीक है ना। तो भारत और बांग्लादेश जिन दोनों की सीमा कितनी है? 4156 किलोमीटर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये विश्व की सबसे लंबी सीमा में सबसे मतलब कौन से स्थान पर आता है? तो यह विश्व की सबसे लंबी सीमा पर भारत और बांग्लादेश 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5th स्थान पर आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन से स्थान पर? तो 5वें स्थान पर आता है, इतना आपको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, तमिलनाडु का पशु राज्य, मतलब तमिलनाडु का पशु राज्य कौन सा है? मतलब राज्य पशु किसे माना गया है? तो ये हमारा नीलगिरी ताहर, ठीक है ना। नीलगिरी ताहर को तमिलनाडु का राज्य पशु यानी कि स्टेट एनिमल माना गया है। किसको? नीलगिरी ताहर। आप नेट पे सर्च करिएगा, जानवर का फोटो दिख जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको सारे स्टेट के वहाँ के पशुओं के नाम, आप देखिए तो मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि तमिलनाडु का ही तूने पूछ लिया, तो आपको सारे स्टेट के पशु के नाम, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल आपको याद करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिर से आया केन नदी से संबंधित क्वेश्चन। कल के भी पेपर में भी था और परसों के पेपर में भी था। तो केन नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? तो जबलपुर, ठीक है ना। केन नदी मध्य प्रदेश की, आप अगर मध्य प्रदेश
को बनाया जाए तो आपको पता है मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी कौन सी नदी? केन नदी, जो कि आपको पता है जबलपुर के विंध्याचल माउंटेन के पास से निकलती है ये। और मध्य प्रदेश और यूपी, मतलब यूपी में भी जाएगी केन रिवर, तो मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में यमुना की सहायक है, ये जाएगी और यमुना से जो है मिल जाती है, जो यमुना आती है ना, तो यमुना से मिल जाती है कौन सी रिवर? केन रिवर। ठीक है, याद रखिएगा। केन नदी घाटी क्षेत्र में ही आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंदर कूदनी निम्नलिखित, आप देखिए एक नया प्लेस मध्य प्रदेश, एमपी जी के अच्छे से कवर करिए आप लोग, एमपी से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बंदर कूदनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बंदर कूदनी जगह है जो कि जबलपुर में है। ठीक है ना, जब आप जबलपुर में भेड़ा घाट जाएंगे ना, भेड़ा घाट, ठीक है, तो जबलपुर के आपको भेड़ा घाट मिलेगा, जाते होंगे घूमने आप लोग, तो वहीं पर ये जगह है बंदर कूदनी। ठीक है, यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की चट्टानें नदी के दोनों ओर इतनी करीब करीब है कि कहा जाता है कि बंदर एक किनारे, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये नदी है और ये पहाड़ है, तो बंदर एक किनारे से दूसरे किनारे कूद सकते हैं, इसलिए बंदर कूदने का स्थान है, इसीलिए इसका नाम बंदर कूदनी पड़ा। क्योंकि ये जो नदी है, ये आप देखिए नेट पे सर्च करके, तो ये प्लेसेस बहुत ही पास पास है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद सकते हैं। नर्मदा नदी के किनारे यह ऐसा स्थान बना हुआ है, तो बंदर कूदनी भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है इनका, EFG का रिलेशन बताया गया UVT। ठीक है, आप देखिए आगे, और वही A to Z आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर से तो आप ई का, वी का, यू का और टी का, जैसे ऊपर से वी, ई 5वें नंबर पे है तो इधर से ऊपर से नीचे से वी ये है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो JIH का आपको निकालना है। ठीक है, JIH यहाँ पे दिया हुआ है, JI और H का निकालना है। J का अगर देखा जाए, हाँ आप लोग देख सकते हैं निकाल करके कि J कौन से नंबर पे है, I कौन से नंबर पे है और H कौन से नंबर पे, जस्ट उसका अपोजिट निकालना है ना, इधर से E है तो इधर से V हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से आपका जस्ट अपोजिट निकालिए तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए खुद से, जब तक नहीं करेंगे नहीं बनेगा, QRS होगा। ठीक है ना, क्या होगा? QRS। आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रेशियो वाला। ठीक है, यानी कि उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, यानी 5 और 27 का आपको रिलेशन पता करना है। अगर 5 और 27 का रिलेशन पता चल गया तो एक का अपने आप निकल जाएगा। आप देखिए 5 और 27, ठीक है ना, 5 और 27 आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करके थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 5 × 5 करें और +2 करें। ठीक है ना, 5 5 ज़ा 25 और +2 तो क्या हो गया 27। ओके, दैट्स इट, यानी कि आ गया 27। यानी कि आप देखिए 5 5 को मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से उसको प्लस किया गया है, तो आपका आ जाएगा 27। उसी प्रकार से आप 1 वाला भी सॉल्व कर लीजिए, नहीं आप लिखते जाइएगा रफ में। ठीक है ना, 1 × 1 +2 आप करिए तो 1 1 1 × 1 हो जाएगा आपका 1 +2 = 3 आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन में है क्या? यस, दिस इज अ 3। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 40 की एक पंक्ति में, यानी कि 40 लोगों की एक पंक्ति है, 40 की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। जो ए है
वो बाएं छोर से 7वें स्थान पर है और दाएं छोर से ए की रैंक क्या होगी, यानी कि बाएं छोर से 7वें स्थान पे आपको दाएं छोर की रैंकिंग बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे, यदि कुल व्यक्तियों की संख्या बाएं और दाएं से देखी जाए तो आप निकालेंगे, और निकालने के बाद आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है ना, माइनस करिएगा और फिर +1 करिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, 34। ठीक है ना, 40 में 7 को माइनस करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 40 में 7 को पहले आप माइनस करिए, कितना हो रहा है, 10 में से 7 गया 3 और इधर 33 और फिर +1, क्योंकि एक इसको भी ऐड करना है तो +1 क्या हो जाएगा, इसका 34 आंसर होगा। देखिए, हाँ 34, यस करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो आपकी ये मैथ्स वाले सारे क्वेश्चंस हो गए, जीएस के हो गए। अब हम लोग चलते हैं 10 क्वेश्चन फटाफट पैडागोजी की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गार्डनर से संबंधित है। ठीक है, तो गार्डनर सबसे पहले देखिए, बहुबुद्धि और गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया, लगातार क्वेश्चन पूछा गया, यानी आपको गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है। गार्डनर से संबंधित है बुद्धि, ध्वनियाँ, लय और शब्दों के अर्थ, भाषा, कार्य प्रति संवेदनशीलता, सम्मति, यानी कि ये एग्जैक्टली ये खुद ही अपने आप में बोल रहा है कि शब्दों का अर्थ भाषा से संबंधित, यानी ये भाषिक बुद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, जब आप देखेंगे तो गार्डनर के बहुत सारे बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, जैसे भाषिक बुद्धि, जो भाषा के विकास के बारे में, संगीत, जो लोग संगीत से संबंधित होते हैं, थोड़ा सा सांगीतिक बुद्धि होती है, संगीत के क्षेत्र में अच्छा विकास करते हैं। एक होता है औपचारिक बुद्धि, फॉर्मल होती है। एक स्थानिक बुद्धि होता है, कल स्थानिक बुद्धि आया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन में भाषाई बुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक दिव्यांग छात्र को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया गया, मतलब एक दिव्यांग छात्र है, उसको परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया गया। स्कूल का यह कदम किस प्रकार को, अगर हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। ठीक है, थोड़ा सा हम स्ट्रिक्टनेस को कम कर रहे हैं, असमानता नहीं, लचीलापन है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है क्लासरूम की। चलो चलो, मान लो क्लास में टेस्ट हो रहा है, बच्चा नहीं कर पाया, थोड़ा सा 5-10 मिनट और टाइम दे दे, चलो कर लो, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस को कम किया गया, लचीलापन, जो कि सही है। दिव्यांग है ना बेचारा, इसीलिए सभी के लिए नहीं रह गए, दिव्यांग के लिए, या फिर थोड़ा सा बाधिर है, स्थिर बाधिर है, ऐसे बच्चों को। अगला फिर से हॉवर्ड गार्डनर से, कल भी क्वेश्चन था। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जटिल आंतरिक भावनाओं में अंतर करने में, ठीक है ना, और उनका उपयोग अपने स्वयं के व्यवहार, अपने स्वयं की क्षमता, कमजोरी, इच्छाओं और बुद्धि को निर्देशित करने में सक्षम है, उसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए। अब देखिए, अपने खुद की, यहाँ इंट्रापर्सनल और एक होता है मतलब अंतर व्यक्तित्व, एक होता है अंतर व्यक्तित्व। तो ये इंट्रापर्सनल की बात करें, ये खुद की फीलिंग्स के बारे में बात की जा रही है, खुद की क्षमता, खुद के व्यवहार, तो ये अंतरा व्यक्तित्व। और अंतर व्यक्तित्व कब होता है, जब दूसरों के बारे में बात किया जाए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, शिक्षक किसके द्वारा पाठचर्या सुधार में एक बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किए गए दिलचस्प पाठ्यक्रमों को लागू करके नहीं, अपने स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार करके नहीं, पढ़ाने के लिए नवीनतम बुक्स का उपयोग करके नहीं, विद्यालय के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अन्य कर्मचारी के साथ भाग लेकर, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे हम थोड़ा सा पाठचर्या में अपने सुधार कर सकते हैं, अगर आप अपनी बुक्स का या फिर किसी और कर्मचारी का सहयोग लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, सैम अपने हाथ में राजमा चावल खाना सीख रहा है, मतलब अपने हाथ से राजमा चावल सीख रहा है, छोटा बच्चा है, उसे राजमा चावल दिया जाता है तो वह उसे मिलाकर उसे खाने लगता है, वह डैश काम करने के तरीके के लिए राजमा चावल खा रहा है, मतलब वो क्या सीख रहा है। समायोजित, आत्मसात, एसिमिलेशन कर रहा है, ऑलरेडी आगे करने की जरूरत है, आत्मसात खुद से सीख रहा है ना, तो आत्मसात यानी एसिमिलेशन, क्या एसिमिलेशन, जब खुद से बच्चा सीखता है तो खुद आत्मसात करता है, एसिमिलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली, अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है पूछा है, मतलब कौन सा टैलेंटेड चिल्ड्रन की विशेषता नहीं है। नए प्रश्न पूछना ये है। और कठिन अवधारणाओं के साथ सहज महसूस करना, या फिर कोई नहीं, या सहकर्मी से बातचीत। अगर हम अपने ग्रुप से, अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रतिभाशाली ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति अरुचि को बढ़ाता है। अरुचि को बढ़ाता मतलब इंटरेस्ट को बढ़ाता है। पढ़ाए जाने वाले विषय में वे नहीं जो जिनमें वे कैरियर बनाना चाहते हैं। विद्यार्थियों में अपने अध्ययन की कल्पनाशीलता क्षमता का अभाव होता है, या शैक्षणिक पाठ्यक्रम अद्यतन नहीं है। मतलब क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति अरुचि को बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसको, अरुचि बोल रहा है ना, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपडेट नहीं है, अपना नहीं वर्ड ही है जो कि अपने आप में गलत है, निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे भी अरुचि पैदा कर रहा है, इसका मतलब शैक्षणिक पाठ्यक्रम अपने सिलेबस से रिलेटेड वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, जिस कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का पालन किया जाता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा यानी आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्वेश्चन बन रहा है। विकलांगता के आधार पर बच्चों का समूह बनाना। ठीक है, अगर प्रगतिशील शिक्षा का पालन किया जा रहा है तो यह कथन सही हो सकता है कि विकलांगता के आधार पर बच्चों का ग्रुप बनाया जाए। नहीं सॉरी, प्रोत्साहन, ये तो एक निगेटिव वर्ड हो गया, सॉरी फॉर माय फॉल्ट। ये एक्चुअल में ना, यह क्योंकि पहले क्वेश्चन फिर से समझिए, जिस कक्षा में प्रगतिशील कक्षा शिक्षा का पालन किया जा रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, उस कौन सा सही है। बच्चों को एक निश्चित समय में कोई फिक्स टाइम नहीं दिया जाए, ये सही नहीं है। लड़कियों को लड़कों से दोस्त, ये भी सही नहीं है। विकलांगता के आधार पर बच्चों को, कि विकलांग बच्चों को अलग कर दे और बाकी टैलेंटेड बच्चों को अलग, ये भी सही नहीं है, ये तीनों ही गलत है। ठीक है, आखिरी ऑप्शन है क्रॉस एज मैत्री प्रोत्साहन, मतलब कि फ्रेंडशिप को प्रोत्साहन करना, अपने एज के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स में रहें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। दैट्स इज डी इज करेक्ट आंसर। मॉस्लो द्वारा मानव आवश्यकताओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्लो को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, तो मैस्लो द्वारा मानव आवश्यकताओं को कितने जो है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 5 वर्ग। ठीक है, आप कौन कौन से हैं, स्थान, कपड़ा, मकान, जो भी है आप देख लीजिएगा अच्छे से मॉस्लो का। तो ये आपके कितने हो गए, 5। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बुद्धिमत्ता की विशेषता नहीं है। मतलब कौन सी जो है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस की विशेषता नहीं है, हमें गलत की पहचान करनी है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, बिल्कुल सही। यह एक अधिगमकर्ता को मूर्त से अमूर्त की ओर मदद करता है, बिल्कुल सही। यह अनुवंशिकता पर्यावरण शिक्षा के प्रभावी अनुभव को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। कभी कभी लैंगिक भिन्नता के कारण प्रभावित होता है, गलत। लैंगिक भिन्नता के कारण ऐसा, मतलब कोई भी जेंडर हो, जेंडर डिफरेंसेस पे डिपेंड नहीं होती है इंटेलिजेंस। ठीक है ना, तो इसलिए गलत है, यानी क्वेश्चन जो गलत है वही सही होगा, डी। तो आई होप आपको 30 क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो है फिर नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में बताएं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी अपडेट दी जाएगी, कोई नया वीडियो वगैरह सब कुछ लिंक दिया जाएगा। तो सारा का सारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और एमपी टेट वर्ग 1 से संबंधित बहुत सारी प्लेलिस्ट वीडियो आप चेक करिए, बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, कोई डाउट हो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।